What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टूडियो और फैमिली. ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. हर एक नया दिन जब सुबह निकलती है तो आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है. अब ये आप लोगों के लिए जो सामने अपॉर्चुनिटी होती है उसमें आप लोग वो बन सकते हैं जो आप लोग बनना चाहते हैं. देखिए एक बात आप लोगों के माइंड में यहाँ पर क्लियर रखनी पड़ेगी आप लोगों को. एक तो आप लोग कुछ बनना चाहते हैं पर लेकिन एक आप लोग कुछ हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये जो आज की डेट में आप लोग हैं वो वही है आप लोग जो डे बाय डे आप लोग करते हैं. यानी कि सुबह उठते हैं, जिस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, जिस तरीके के लोगों में रहते हैं, उसी तरीके के आप आज के डेट में इंसान हैं. पर लेकिन बनना आप लोग कोई और चाह रहे हैं, तो आप लोगों को जो अपना डे बाय डे की एक्टिविटी है ना, ये चेंज करनी पड़ेगी. क्योंकि सुबह से उठ के शाम तक जब तक आप लोग बेड पर जाते हैं तब तक का जो भी आप लोग पूरे दिन करते हैं वही आप लोगों का एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने निकल कर आता है. उसी तरीके के इंसान आप हैं. अगर आप लोग कुछ भी चेंज अपने अंदर करना चाहते हैं तो आप लोग का जो ये मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो ये काम करने का प्रोसीजर है, जो सोचने का प्रोसीजर है, अगर इसमें आप लोग चेंज करेंगे तो ही जाकर आप लोग उस गोल को अचीव कर पाएंगे जो आप लोग करना चाहते हैं, जो आप लोग बनना चाहते हैं. तो सीधा सीधा पर्पज ये हो गया यहाँ पर. अगर कुछ भी आप लोगों को चेंज करना है अपनी लाइफ में तो अपना जो डे बाय डे का जो शेड्यूल है, जो काम करने का तरीका है, उसमें चेंज कर दीजिए. आप लोगों को वो मिल जाएगा जो आप लोग पाना चाहते हैं. और ये एक प्रैक्टिकल बात है, इंप्लीमेंट करके देखेंगे लाइफ में तो आप लोग इसको आसानी से समझ भी पाएंगे. क्योंकि आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी, कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक समुद्र में नहीं कूदोगे या नदी में नहीं कूदोगे तब तक तैरना नहीं जानोगे. तो मैं कितनी भी बातें बता लूं, जब तक आप लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उनका कोई मतलब रह नहीं जाता है. तो इसलिए कोशिश क्या कीजिए, कम से कम एक आधी बात तो इंप्लीमेंट करके देखिए लाइफ में कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है. तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में. पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाकर मैप में निहारिएगा. अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. आइए अब नजर डालते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे. अब इनका आंसर के साथ में आप लोग इसको रिवीजन भी बोल सकते हैं, एक तरीके से रिवीजन भी आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगा. बात करते हैं यहाँ पर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको असर आप लोग बोलते हैं या ऐसा आप लोग कह सकते हैं इसको. 2018 की जो निकल कर आई है, ये प्रथम एनजीओ के द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है. डिटेल में एक आर्टिकल आज डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी कुछ इसकी हिस्ट्री के साथ में आप लोगों को बताऊंगा और क्या रिपोर्ट के अंदर है उसका भी एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा. इंदिरा नोई जो पहले पेप्सिको से कनेक्टेड थी, अब उसको वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बनाने की बात की जा रही है. तो देखते हैं प्रेसिडेंट, देखते हैं किस तरीके से बन पाएंगे, या होगा या नहीं होगा, वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा. इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है यहाँ पर, कोलेजियम सिस्टम के बारे में बात की जा रही है. यहाँ पर 2 सुप्रीम कोर्ट के जज अभी अपॉइंट किए गए हैं. यहाँ पर यह है दिनेश महेश्वरी और दूसरे का नाम है यहाँ पर संजीव खन्ना. पर लेकिन ये कंट्रोवर्सी में आ गए खन्ना जी. आखिर क्यों कंट्रोवर्सी में आए हैं और क्या कोलेजियम सिस्टम है, तो काफी कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी. सेक्शन 153A जो इंडियन पिनल कोड का है हमारी कंट्री में, आईपीसी का जो सेक्शन 153A है, उसके तहत हम लोगों ने जाना था कि ये रोकता है एक तरीके से जो डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में रिलीजन के बेस पर, रेस, लैंग्वेज, कास्ट या दूसरी चीजों के बेस पर हम लोग जो लड़ाई लगवाते हैं उसको रोकने का काम करता है. अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसको यहां पर इसके तहत सजा सुनाई जाती है. आगे हम लोगों ने देखा था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म में ट्राई इसको बोलते हैं. तो ट्राई ने अभी बोला है कि 1 फरवरी जो इसी साल की आने वाली है उसमें जो भी यहां पर इसने जो प्रोविजन यहां पर किए हैं वो सारे इंप्लीमेंट किए जाएंगे. यानी कि जो भी अब आज की डेट में आप लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसमें जो भी चैनल आप लोग चाहते हैं अपनी मन मर्जी से यूज कर सकते हैं और उसी चैनल का आप लोगों को पैसा पे करना होगा. ये नहीं कि बस हाँ एक तरीके से इकट्ठा करके पे करना है, हाँ भैया सारे चैनल आप लोग डाल रहे हो, अपनी मर्जी से आप चैनल अब चूज कर सकते हैं. तो ये एक अच्छी बात यहां पर देखने को मिलने वाली है. तो 1 फरवरी से ये इंप्लीमेंट होने वाला है और ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया ट्राई के द्वारा. कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. इससे रिलेटेड जो कमेटी थी शैलेश नायक कमेटी, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है और काफी न्यूज में भी है. बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है जोन के बारे में, तो याद रखिएगा कोस्टल रेगुलेशन जोन. अगर आप लोग शहरी इलाके की बात करें, अर्बन एरिया की, तो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड के अंदर में आता है. गांव वाले अगर रूरल एरिया की बात करेंगे आप लोग तो ये 3rd जोन में आता है. पर लेकिन अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की बात करेंगे आप लोग, यानी कि वो एरिया जहां पर ज्यादा से ज्यादा फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी पाए जाते हैं और वहां पर किस तरीके से हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर उस जोन की आप लोग बात करते हैं तो ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है. तो इनके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए. आइए नजर डालते हैं आज क्या क्या आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं. अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पर यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं. इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को मिल जाती है. बाकी टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा. काफी कुछ इंटरेस्टिंग आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं. आइए नजर डालते हैं कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस करना है. ये फर्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर कोलोजियम सिस्टम के बारे में है. क्या होता है कोलोजियम सिस्टम, आखिर क्या काम करता है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे शानदार तरीके से. कई सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर यहाँ पर होंगे.
ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल और साइड में ये वाला आर्टिकल अफगानिस्तान के बारे में है। आखिर किस तरीके से इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए अफगानिस्तान को लेकर, आखिर यूएसए का क्या रवैया है, और यूएसए जो आज के डेट में पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, किस तरीके से वो इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेकर चल सकता है, या फिर अगर इंडिया के साथ में डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है तो किस तरीके से पाकिस्तान को साथ में लेकर चलना है। तो तमाम बातें यहां पर डिस्कस करने की है आप लोगों के सामने। हालांकि आर्टिकल कई बार डिस्कस किए जा चुके हैं, पर लेकिन एक डिटेल में जिस्ट आप लोगों को यहां पर दूंगा, जिससे कि आप लोग एक तरीके से कनेक्टिविटी बना सके कि एक्चुअल में चल क्या रहा है यहां पर। तो उस तरीके से आर्टिकल को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ओके, ये वाला जो आर्टिकल यहां पर ह्यूमन राइट के बारे में बात की जा रही है। आज की डेट में अगर हम लोग अपनी कंट्री में बात करते हैं तो हमारी कंट्री में जो ह्यूमन राइट का जो हनन हो रहा है उसके ऊपर यहां पर नजर डाली जा रही है। तो इसी को हम लोग आर्टिकल को और बच्चे से नजर डालेंगे। जो ये साइड वाला यहां पर आर्टिकल है, यहां पर बात की जा रही है अभी जो एनजीओ प्रथम की जो ऐसा रिपोर्ट आई है उसके बारे में। तो डिटेल में आर्टिकल को यहां पर डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड के साथ में, आखिर चल क्या रहा है, और थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर निकल कर आएगा, उस पर भी नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये वाला आर्टिकल एसपी और बीएसपी के अलायंस के बारे में जिक्र किया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है जो 2019 के इलेक्शन आने वाले हैं उससे पहले। हमारे किसी काम का नहीं है और एग्जाम में कोई पूछने वाला भी नहीं है आप लोगों से, तो कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। बाकी जो नीचे यहाँ पर आर्टिकल है इस पे नजर डालेंगे। यहाँ पर गंगा रिवर के बारे में थोड़ा जिक्र किया जा रहा है, क्लीन विलीन करने का जो फंडा चल रहा है इतने दिनों से, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालेंगे कि क्या क्या बातें की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक आर्टिकल जो कि यहाँ पर बात की जा रही है एजुकेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन सकता है आसानी से, एनालाइज करना है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप लोगों को, जो अभी रिपोर्ट निकल कर आई है उसके बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों को। ठीक है, ये सिस्टम है यहाँ पर, ये इसको सही कर दूंगा मैं, ठीक है ना, जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो एनालाइज करना है आप लोगों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या लेवल है। अगर आप लोग पब्लिश के हिसाब से देखें, अभी जो एसर की जो रिपोर्ट आई है प्रथम एनजीओ के द्वारा यहाँ पर पब्लिश की गई है, यानी कि इस रिपोर्ट के बैकग्राउंड में जाकर हमारी कंट्री में प्राइमरी लेवल पर क्या एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर आप लोगों को नजर डालना है। पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हमारी कंट्री का बेसिक एजुकेशन सिस्टम क्या है। देखिए, अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ का, अगर आप लोग यहाँ तक देखेंगे 5वीं क्लास तक जो आप लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। अगर 5वीं से आगे 6ठी और 7वीं में आप लोग जाते हैं तो इसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर अपर प्राइमरी स्कूल। 8वीं से लेकर अगर 10वीं तक आप लोग जाते हैं इसको आप लोग बोलते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी में भी 2 डिवीजन होते हैं, ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। इसी तरीके से एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं जब आप लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जाते हैं। तो यहाँ भी 2 डिवीजन है और यहाँ पे भी 2 डिवीजन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ये प्राइमरी हो गया, ये अपर प्राइमरी हो गया, इसको एलिमेंट्री बोल दिया, ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी में से कौन कौन सा निकल गया, यहां पर सेकेंडरी निकल गया और सीनियर सेकेंडरी निकल गया। तो यहां पे 2 तरीके से यहां पर डिवीजन हो गया। अब आगे चल के इसको बोल देते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें बीटेक, बीए, बीएससी जो भी आप लोग करते हैं दुनियादारी है, ये सारा आगे चल के यहां पर ये वाला पोर्शन आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो आज का जो आर्टिकल हमारा रहने वाला है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर हमारा रहने वाला है। मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो यहां पर रहेगा एलिमेंट्री एजुकेशन पर, और इसी से रिलेटेड मेनली ये रिपोर्ट निकल कर आती है। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। आज की डेट में हमारी कंट्री में एक प्रोविजन है संविधान में जिसके तहत एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से राइट बना दिया गया है यहां पर बच्चों का, ताकि उनको 8 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, तो ये एक तरीके से कंपलसरी भी है आज की डेट में, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। आइए अब नजर डालते हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट का जो टाइटल है द एसर स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018, ये टाइटल है। आखिर अगर यहां पर आप लोग इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो एक मोटे मोटे तौर पर एक बात निकल कर आएगी कि देखिए आज की डेट में जो रीडिंग है, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को यहां पर बोलूं कि आप लोग ये पढ़ के सुनाना है, यहां से क्या लिखा हुआ है ये यहां तक, तो आप लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2018। तो ये पढ़ दिया। तो जो ये पढ़ने वाली रीडिंग है आप ये तो इंप्रूव हो रही है, पर लेकिन अगर आप लोग अर्थमेटिक अगर यहां पर स्किल देखेंगे, यानी कि आप लोगों से बोला जाए कि आप लोगों को डिवीजन करना है, ठीक है, आप लोगों को कोई संख्या दे दी कि आप लोगों को डिवीजन करना है, मान लीजिए आप लोगों को बोल दें यहां पर 36 है तो इसको डिवीजन करो 4 से। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे ये जो डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब की अगर आप लोग बात करेंगे तो अर्थमेटिक जो यहां पर स्किल है आज के डेट में वो काफी अच्छे लेवल पर नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करके देखेंगे 2008 से लेके अब तक का, यानी कि 1 डेकेड पूरा अगर आप लोग लगा के देखेंगे 2018 तक का 10 साल अगर आप लोग काउंट करेंगे तो अप टू द मार्क इंप्रूवमेंट हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर कोई रिपोर्ट निकल कर आती है तो सीधी सीधी बात ये निकल के आती है कि भैया 10 साल का आप लोगों के पास में डेटा है। अब 10 साल के डेटा को आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं एक एनालिसिस करने में कि हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहां पर हम लोग को इंप्रूवमेंट करना है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। आखिर खस्ता हालत कहां पर है, 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, यानी कि वो प्रॉपर वे में ना तो पढ़ पा रहे हैं ढंग से और ना ही मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर पा रहे हैं। अगर बात करें यहां पर 56%
जो क्लास 8 के बच्चे हैं वो एक तरह से बेसिक मैथ भी नहीं कर पा रहे हैं, और 27% जो बच्चे हैं वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। यानी कि पढ़ने वालों की जो तादाद है वो फिर भी ज्यादा है, यानी कि देखने को मिलेगा आप लोगों को जो ना पढ़ने वाले वो कम है, पर लेकिन यहां पर ना सोल्व करने वाले मैथमेटिकल प्रॉब्लम वो ज्यादा है, तो 50% से भी ज्यादा है। ओनली बोल सकते हैं कि 46% वो 44% बच्चे ही प्रॉपर वे में मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। बल्कि दूसरी साइड में अगर आप लोग चलेंगे तो वहां पर आप लोगों को फंडा थोड़ा सही मिल जाएगा। यहां पर अच्छे खासे बच्चे आप लोग देखते हैं जो कि आज के में पढ़ पा रहे हैं। तो बेस ईयर यहां पर 2008 रखा गया है। 2008 से लेके अगर 2018 तक का 10 साल का हम लोग मोटा मोटा क्राइटेरिया देखते हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से यहां पर एक एनालिसिस किया जा रहा है उसी तरीके से यहां पर इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अब जो बच्चे फिलहाल आज के डेट में अलग अलग एरिया में अगर आप लोग जाकर इनको चेक करेंगे तो 2018 का जो सर्वे आया है 4.5 लाख जो बच्चे हैं उनके ऊपर यहां पर ये सर्वे किया गया है, और 596 जो हमारी कंट्री में जो खासकर जो गांव वाला एरिया है उस पर नजर डाली गई है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है जो मेन फोकस यहां पर रहता है वो गांव में रहता है, क्योंकि देखिए सिटीज में कहीं ना कहीं एक तरीके से एक तो अर्निंग वाले लोग रहते हैं, यानी कि उनकी जो रोजी रोटी होती है कहीं ना कहीं जॉब करने वाले होते हैं। तो इसीलिए अगर पढ़ाई भी नहीं हो रही है तो बच्चों को कहीं ना कहीं कोचिंग दिला देते हैं, कहीं ना कहीं ट्यूशन लगवा देते हैं, तो उनके पास में अर्निंग्स होती है, वो इसलिए इस तरीके से काम कर सकते हैं। पर लेकिन क्या होगा गाँव में बच्चों का, वहां पर ना तो ढंग से टीचर अवेलेबल होते हैं, और स्कूल में अगर देखेंगे जो टीचर होते हैं वो मैक्सिमम लोकल टीचर देखने को मिलेंगे, तो अपने दूसरे काम में मैक्सिमम लगे हुए पाए जाते हैं, सभी रिपोर्ट में देखने को मिलता है। बच्चों की अटेंडेंस वहां पर नहीं रहती है, कोई चेक करने वाला नहीं होता है कहां क्या चल रहा है, तो बहुत सारी तमाम ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है अगर आप लोग ग्राउंड लेवल पर इसको जाकर देखेंगे तो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स बोल रही है बहुत सारी। अगर बात करें यहां पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला और हरियाणा, यहां पर तो बेटर परफॉर्मेंस थोड़ी देखने को मिली है, पर लेकिन अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, यहां पर एज कंपेयर टू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है। अगर आप लोग अर्थमेटिक प्रॉब्लम को, यानी कि अगर यहां पर आप लोग मैथ की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की बात करते हैं, यहां पर तो 50% के करीब बच्चे सोल्व कर लेते हैं इन 4 राज्यों में, पर लेकिन इन 4 राज्यों में 20% के करीब यहां पर स्कोर कर पाते हैं ओनली। यानी कहने का मतलब ये जो ओवरऑल आप लोग देखेंगे ये सब एरिया में इक्वल देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर अच्छा है तो कहीं पर बुरा है। तो देखने वाली बात ये होगी कहां पर अच्छा है और कहां पर बुरा है, और कहां पर बुरा है वहां पर आप लोग कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये पूरा फोकस देने वाली बात होगी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो कंडीशन निकल कर आ रही है वो सीवियर कंडीशन है। वैसे हम लोग बोलते हैं अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, हम लोग बोलते हैं कि इस फील्ड में हम लोग को ये काम करने हैं, पर लेकिन जब तक हम लोग बेस ही नहीं सुधारेंगे, हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल रीडिंग ही बच्चों की नहीं सुधारेंगे, तो हम लोग कहां तक पहुंच पाएंगे, ये इस बात पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया कि देखिए बहुत सारा एक पोर्शन ऐसा है बच्चों का जो कि लेटर भी नहीं पहचान पा रहा है कि वो एप्रोप्रिएट तरीके से लिखा हुआ क्या है वहां पर। तो ये देखिए इस तरीके से तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे अगर ये कंडीशन यहां पर सामने निकल कर आएगी तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे पास में अब ये 10 साल का डेटा अवेलेबल है इस रिपोर्ट का। अगर आप लोग इसके डेटा को एनालाइज करेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं डेटा होने के साथ साथ में अपनी एक डायरेक्शन पकड़ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हम लोग को चलना है और क्या सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि आप लोगों के पास में डेटा अवेलेबल है, तो उस तरीके से आप लोग यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सोचिए कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, कौन सी क्लास में प्रॉब्लम है, किस लेवल के बच्चे क्या क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या क्या कर पा रहे हैं, तो सारा डेटा आप लोगों के सामने। अब इसको यूज कीजिए और ये देखिए कहां पर आप लोग किस तरीके से इंप्रूव कर पाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, बहुत सारे माँ बाप इतने अमीर नहीं है कि वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सके। ट्यूशन तो दूर की बात है, बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेज पाते हैं। इतनी गरीब हालत कई जगह आप लोगों को देखने को मिलती है, और कई जगह जो स्कूल वगैरह है वहां पे आप लोगों को अप टू द मार्क चीजें देखने को नहीं मिलती है। वैसे अगर बोला जाए हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन एक्ट है, यानी कि 2009 में हमारी कंट्री में एक एक्ट आया निकल के। उस एक्ट में यह बोला गया कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं आप लोग उनको पढ़ाइए, और आर्टिकल हमारे संविधान में जो 21A है उसमें यह बात रखी गई कि आप लोगों को यहां पर एक तरीके से इनको राइट टू एजुकेशन दे दिया गया है। जिस तरीके से हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है ना, पार्ट 3 में 12 से 35 तक रखे गए, हमको अगर कोई हनन करता है तो कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों के पास में राइट है कि बच्चों को यहां पर एजुकेशन आप लोगों को देनी पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं माता पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ड्यूटी भी है कि माता पिता को यहां पर ये काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों को आप लोगों को राइट टू एजुकेशन होते हुए भी ये कंडीशन है। राइट टू एजुकेशन का एक तो फायदा दिखा है 2009 में आया था, तो 2009 से अगर आप लोग देखेंगे 96% लगभग टच कर रहा है अगर आप लोग इनरोलमेंट की बात करते हैं। यानी कि बच्चे एडमिशन तो ले रहे हैं, पर लेकिन कितना रुक पा रहे हैं और कितना वहां पर सीख पा रहे हैं, ये थोड़ी सोचने वाली बात होती है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए
अगर देखिए सपोर्टिव एक फ्रेमवर्क की, तो देखिए यहां पर अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। कुछ तो ऐसे हैं कि अच्छी खासी सपोर्ट कर पाते हैं अपने बच्चों को, कोचिंग लगा दी, एक ट्यूटर लगा दिया प्राइवेट में, वो सारी चीजें हो जाती हैं। पर लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, कोचिंग वगैरह नहीं दे पाते हैं। अब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कौन पूरा कर पाएगा? तो वो पूरा कर पाएगा यहाँ पर हमारा सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट। ये सब चीजें यहाँ पर पूरा कर सकती हैं। यानी कि जिन बच्चों के पास में पैसा नहीं है, जिन बच्चों के जो पेरेंट्स है वो कैपेबल नहीं है, तो वहां पर यहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है फिर पिक्चर में। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्कूल में भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकती है। अच्छा, जैसे आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है, अगर मान लीजिए जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मुझे आप लोगों का सिलेक्शन होकर आए और मुझे उसका पता चले, तो मैं मोटिवेट होऊंगा कि हाँ यार पढ़ाई हुए मेरे बच्चे की सिलेक्शन हो रहा है, तो एक अच्छा लगता है अंदर से। तो इस तरीके से वो मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर। तो एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए कि हाँ इसने इनको पढ़ाया और इसको मतलब एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए। तो स्कूल में क्या किया जाता है आंध्र प्रदेश में, अगर कोई सेलेक्ट हो गए आते हैं तो उसके लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं, उसको टीचर को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया जाता है। तो उसकी वजह से टीचर्स के अंदर और मोटिवेशन आता है कि हाँ यार ये बच्चे मैंने पढ़ाए हैं और ऐसा कुछ हो रहा है और सोसाइटी में एक बदलाव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन आप लोगों को टीचर्स को देना पड़ेगा। टीचर्स को आप लोग उस लेवल पे काउंट नहीं करते हैं। आज की डेट में जो टीचिंग एक ऐसा एरिया बन चुका है जहां पर लोग मजबूरी में जाना पसंद करते हैं। आप उसको एक ऐसा एरिया बनाइए जहां पर लोग इच्छा से जाना पसंद करें। कोई ये तो बोले कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, पर लेकिन ऐसा कोई नहीं आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं मैं टीचर बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उस तरीके का आप लोग इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। जबकि आप लोग फॉरेन एरिया में जाएंगे, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहां पर टीचर बनना एक इतना शानदार तरीके का एक आप लोग इंप्लीमेंट उसको बोल सकते हैं कि सब चीजें छोड़कर लोग टीचर बनते हैं। रघुराम राजन हमारी कंट्री के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, वो भी जाकर वेस्टर्न वर्ल्ड में टीचिंग कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं उस चीज को। लेकिन हमारी कंट्री में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो क्रिएट आप लोगों को करना पड़ेगा। और इसी के साथ में अभी अलर्ट आप लोग इसको ले सकते हैं एज ए अलर्ट के तौर पर कि अब आप लोगों के सामने पूरा डेटा है, कैसे आप लोगों को लेकर चलना है। एक बार नजर डाल लीजिए यहां पर। ये मैंने बात की यहां पर प्रथम एनजीओ के बारे में। ये है प्रथम एनजीओ, इसको जो बनाया गया था ये यहां पर पिक्चर में आई थी 1994 में। तो लगभग 23 स्टेट में आज के में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसके अलावा बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज में भी। और बाकी अगर वर्ल्ड की बात करें आउटसाइड इंडिया, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, जर्मनी और स्वीडन, यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज के में ये बन चुकी है जो कि एजुकेशन पर फोकस देकर चलती है। एवरी चिल्ड्रन इन द स्कूल एंड द लर्निंग वेल, ठीक है। तो फोकस क्या रहता है? ये रहता है किस तरीके से बच्चों को यहां पर एक तो स्कूल में होना चाहिए और कैसे वो सीखे, यानी कि उसको भी फोकस देकर यहां पर चलना होता है। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ पर्सनैलिटी के नाम आप लोग याद रखिए जो इसके फाउंडर हैं। ये माधव चौहान एंड यहां पर फ्रीदा लांबे। अगर बात करें आज के में जो सीईओ है यहां पर, यह है रुक्मणी बनर्जी। तो ये आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी ये डेटा मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर में भी दिखाया था। तो यहां पर जो डेटा दे रखा है, जिस तरीके से आप लोग यहां पर देखिए 2014, 16 और 18 का दे रखा है यहां पर, तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर परसेंटेज ऑफ बच्चों की अगर आप लोग बात करें यहां पर, उसमें यहां पर आप लोग देखते हैं क्या क्या बात बोल रखी है यहां पर। तो ये सारा डेटा आप लोगों के सामने यहां पर बोला जा रहा है इस वाले डेटा के अंदर में कि देखिए 1 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन जो है आज के में वो स्टैंडर्ड 8 से आगे निकल रहे हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि इनमें उनकी बेसिक रीडिंग स्किल भी नहीं है, यानी कि 8वीं पास कर जा रहे हैं, बेसिक रीडिंग स्किल नहीं है। हालांकि ये जो क्वांटिटी है ये घटती हुई आप लोगों को नजर आ रही है। बाकी यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स की अगर बात की जाए तो इसमें भी आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। जेंडर डिफरेंस में जो यहां पर कैपेबिलिटी अगर मैथ की आप लोग देखेंगे तो गर्ल्स में और बॉयज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। बॉयज यहां पर कर पा रहे हैं ठीक ठाक, गर्ल्स में ये भी कम है। तो ये भी आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। कैलकुलेट करना अलग अलग तरीके से, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम दे दी, अगर डिस्काउंट के बारे में कोई पूछ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो बातें हैं। बाकी अगर यहां पर आप लोग बात करते हैं, ये यहां पर बात की जा रही है कि किस तरीके से आज के में ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है यहां से ये वाला लेवल, ठीक है ना। यानी कि जो रीड कर सकते हैं बुक्स, उनके बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से ग्रेजुअली इंप्रूव होता हुआ जा रहा है। तो ये पूरा डेटा है आप लोगों के सामने जो मोटा मोटा तौर पर मैंने आप लोगों को बताया। तो हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अपनी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता सकते हैं आप लोग। अपने लोकल एरिया में अगर आप लोगों ने कुछ देखा है उसको भी आप लोग यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। 2 अभी जो जज है हमारी कंट्री में, उनको एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो एलिवेट किया गया है दिनेश महेश्वरी, तो इन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। पर लेकिन जो यहां पर संजीव खन्ना की बात की जा रही है, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाया जा रहा है। तो उसी के बारे में आर्टिकल है। आर्टिकल पर आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए।
बात यहां पर यह की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री पिक्चर में आया था 28 जनवरी 1950 में। इससे पहले हमारी कंट्री में फेडरल कोर्ट हुआ करता था और ये फेडरल कोर्ट जो था ये हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था जो ब्रिटिश टाइम में 1935 वाला उससे ये काम किया करता था। ये एक्ट आप लोगों को पता होगा पॉलिटी में जब मैंने आप लोगों को लेक्चर लिए थे उस टाइम पर ये डिटेल में मैंने पढ़ाया था कि हमारी कंट्री में जो मैक्सिमम संविधान आप लोगों को देखने को मिलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो देखने को मिलता है वो इसी एक्ट से निकल के आता है। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें आप लोग यहां पर आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक पार्ट 5 में हमारे संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के बारे में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। कहां से पावर आती है, इंडिपेंडेंसी, जुडिक्शन एरिया क्या क्या है, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। अगर बात करें आगे, ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्रीलिम्स वगैरह में आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। जो अगर बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो 31 जज हैं आज के डेट में। अगर बात करें आप लोग यहाँ पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी के 30 जज हैं, तो टोटल ये स्ट्रेंथ है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। और हमारे सुप्रीम कोर्ट की ओनली आप लोग कहीं ब्रांच वगैरह देखने को मिलेगी, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट हमारा स्टेब्लिश है। जबकि राज्य की अगर बात करते हैं तो आज के डेट में हमारी कंट्री में 25 स्टेट ऐसे हैं जहां पर आप लोग को हाई कोर्ट नजर आ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। और अभी 24 थे ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का अलग अलग हाईकोर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश दो अलग अलग राज्य बन गए थे, तब से बात चल रही थी कि हाईकोर्ट अलग बनाइए, तो हाईकोर्ट वहां पर अलग बन गया है। तो इसलिए यहां पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर कॉलेजियम सिस्टम की आप लोग बात करें, क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम एक तरीका ग्रुप होता है यहां पर जजेस का, जो कि अपॉइंट करने के लिए, एलिवेट करने के लिए जजेस या लॉयर को सुप्रीम कोर्ट के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ये सारा काम जो भी अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम डिसाइड करता है। तो फिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कॉलेजियम सिस्टम में होता कौन कौन है? कॉलेजियम सिस्टम में 5 आदमी होते हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होते हैं और वो ये डिसीजन लेते हैं। यहां पर अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से, जो बातें अभी बोलने जा रहा हूं। हमारी कंट्री का जो कॉलेजियम सिस्टम है ये क्या काम करता है? कॉलेजियम सिस्टम हमारी कंट्री में मैंने आप लोगों को बताया ट्रांसफर करने का, एलिवेट करने का, ये सारे काम करता है। तो अब ये काम कैसे करता है? ये ऐसे काम करता है, यहां पर देखिए 2 या 3 मेंबर जो भी इसको यहां पर अपॉइंट करने होते हैं, ट्रांसफर करना होता है, उनको चूज करता है। चूज करने के बाद में गवर्नमेंट को भेजता है उनको, गवर्नमेंट उनको डिस्कस करती है अपने हिसाब से, जो भी गवर्नमेंट को करना होता है कि हाँ ये वैलिड पर्सन है ये नहीं है, तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट, फिर उनको आगे चल के प्रेसिडेंट के पास में उनको भेजा जाता है अपॉइंट करने के लिए। गवर्नमेंट यहां पर क्या कर सकती है, उसको पसंद नहीं आया, वो भेज दिया कि हमको ये आदमी पसंद नहीं आ रहा है, इनके बारे में फिर से सोचो। फिर से अगर कॉलेजियम सिस्टम यहां पर इसको भेज देगा गवर्नमेंट के पास में, अब गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि कॉलेजियम सिस्टम जो है यहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट जो है उसको ठुकरा नहीं सकती। अगर सेकंड टाइम इसको भेज दे तो पावर किसके हाथ में है? कॉलेजियम सिस्टम के हाथ में पावर है अपॉइंट करने की। ये तो समझ में आ गया। पर लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम यहां पर ये है कि कॉलेजियम सिस्टम अगर यहां पर गवर्नमेंट को भेजता है कोई कि हाँ ये जज आप लोगों को यहां पर अपॉइंट करने हैं, तो इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि गवर्नमेंट यहां पर उन नाम को कितनी देर में चेक करेगी और यहां पर उनको आगे फॉरवर्ड करेगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में है। यानी कि ये अपना काम कर देता है, पर लेकिन गवर्नमेंट को अगर पसंद नहीं आता है तो गवर्नमेंट उसको रोक के बैठ जाती है वहां पर। और उसी की वजह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल कर आती है वो ये आती है हमारी कंट्री में कि इसकी वजह से जो कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है रिप्लाई करने की, इसकी वजह से जो यहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और इसी की वजह से बहुत सारी पोस्ट आज के डेट में जुडिशरी के लेवल पर खाली पड़ी हुई है। यानी कि अगर कॉलेजियम सिस्टम और गवर्नमेंट के बीच में तालमेल है तो सब काम सही चलेगा, अगर तालमेल नहीं है तो काम सही नहीं चलेगा। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। आर्टिकल में कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि ये जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, ये जो 2 जज हैं इनको अभी एलिवेट किया गया है। आखिर ये 2 जज कौन कौन से हैं वो एक बार आप लोग देखिए। 2 जज मैंने आप लोगों को बताया, एक तो कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं यहां पर ये चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, यहां पर इनका नाम है दिनेश महेश्वरी। दूसरे दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यहां पर, इनका नाम है यहां पर संजीव खन्ना। तो दिनेश महेश्वरी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है, संजीव खन्ना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्योंकि संजीव खन्ना से पहले जो अभी यहां पर इनको सेलेक्ट किया जा रहा है, इससे पहले 2 जज थे, उनको यहां पर अपॉइंट करने की बात की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में। पर लेकिन अभी जो आई कंट्रोवर्सी निकलकर, ये खन्ना को इनसे रिलेटेड यहां पर जो इनकी रैंक है वो 33 है यहां पर सीनियरिटी के बेस पर अगर आप लोग अपॉइंट करते हैं। यानी कि जो जज होते हैं नॉर्मली उनको सीनियरिटी के बेस पर अपॉइंट किया जाता है। यानी कि सीनियर है भैया, इसको सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दो, ऐसा कुछ किया जाता है। इससे पहले दिसंबर 12 को डिसीजन जो लिया गया था
उसमें जो लिया गया था वो दूसरे जज थे वहां पर, उनको अपॉइंट करने की बात की जा रही थी। पर लेकिन इसको यहां पर चेंज कर दिया गया और कंट्रोवर्सी यहां पर ये आई, आखिर इसको चेंज क्यों किया गया कोलेजियम के द्वारा, जबकि किसी दूसरे जज को यहां पर एलिवेट करने की बात की जा रही थी। तो यहां पर जो इसके इसके रिप्लाई में जो यहां पर कोलेजियम का रिप्लाई आता है वो थोड़ा सा संदेहजनक है, उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने की बात हो जाती है यहां पर, उसकी रिलेटेड कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है। कोलेजियम सिस्टम ने यह बोला कि देखिए उस टाइम पर जो डिसीजन लिया गया था वो डिसीजन उस टाइम पर हमने लिया था, कोई और वहां पर कोलेजियम के अंदर हुआ करते थे, नाम है जस्टिस मदन बी लाकुर, ठीक है, बी लोकुर। तो ये जो थे ये रिटायर हो गए हैं और उस टाइम पर विंटर वेकेशन चल रही थी, तो इसीलिए जब फिर से अपॉइंट करने की बात आई है, फिर से हम लोग मिले 12 दिसंबर के बाद में 5 जनवरी को, तो फिर से यहां से वो इनएप्रोप्रिएट हो गया कि क्योंकि पुराने वाले जो थे उसको मैटर को हम लोगों ने अभी एक तरीके से अंडर प्रोसेसिंग चल रहा था, ढंग से काउंट नहीं किया था। अब क्या प्रॉपर है उसको फ्रेश लुक हम लोगों ने इसको लिया और एडिशनल जो भी हम लोगों को लगा हम लोगों ने इसमें एडिशन कर दिया। तो ये बात कोलेजियम के द्वारा यहां पर बोली जा रही है, यानी कि 5 जो ग्रुप है यहां पर मेंबर का, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड है, उनके द्वारा यहां पर ये बातें ऐसी बोली गई हैं जो कि एक सेटिस्फाई नहीं करती हैं अगर ढंग से देखा जाए। ये तो एक पहलू हो गया। अगर दूसरे पहलू पर आप लोग जाते हैं, यहां पर जो जस्टिस खन्ना है उनको आप लोग देखेंगे सीनियरिटी के बेस पर तो वो सीनियर नहीं है, तो इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। पर लेकिन ये क्रिटिसिज्म सही नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि सीनियरिटी को आप लोग होलसोल क्राइटेरिया मान ले कि भैया इसको तो सीनियर है वहां पहुंचाना ही पहुंचाना है। ऐसा पहले भी हो चुका है कि सीनियरिटी के बेस पर, ऐसा कोई नहीं है कि सीनियरिटी के बेस पर आप लोग उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे। तो ये कोई फंडा ही नहीं है यहां पर, अगर आप लोग इसको ऐसा लेकर चल रहे हैं तो ये आप लोगों को चेक करने वाली बात है कि हां ऐसा पहले भी हो चुका है। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि जो इससे पहले 3 जज जो केस यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर, ठीक है, फैक्ट क्या निकल के आ रहे हैं यहां पर कि इससे ज्यादा 3 जज सीनियर है यहां पर खन्ना जी से ज्यादा, तो इसीलिए यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही अंदर। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि कोलेजियम जो द्वारा यहां पर इन्होंने फिर से उसको रिकॉल किया है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाता है कि किस बेस पर आप लोगों ने यहां पर ये किया है। तो इस तरीके से यहां पर बात देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहां पर पब्लिक में जब से ये बातें निकल कर आई तब से बोला जा रहा है कि देखिए कोलेजियम के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्योंकि इस मिस्टीरियस वे में अगर ये ऐसे अपॉइंट करते हैं, जैसे ऐसे नहीं यूपीएससी से अगर आप लोग पूछे जाकर कि कॉपी कैसे चेक करते हैं, तो यूपीएससी हमेशा ये बोल देती है कि ये हमारा सीक्रेट पोजीशन है, हम लोग इसको ओपन नहीं करेंगे जब मेंस की कॉपी की बात आती है। तो ये फंडा यहां पर भी देखने को मिल रहा है। ये कोलेजियम के सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता है लोगों को। अगर समझ में आए तो भैया उसको सामने रखो, उसको ट्रांसपेरेंस रखो, पर लेकिन ये ऐसा नहीं रखते हैं। तो कंट्रोवर्सी जो भी यहां पर है, जो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक दाग लगाती है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोवर्सी में रखने से उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी कहीं ना कहीं धूलमित होती है। तो इन सब चीजों को साइड में रख के ट्रांसपेरेंसी के वे में हम लोग को एक काम करने चाहिए, वरना ये लगने लगता है ये तो अपने वाले जान पहचान वालों को आगे बढ़ा रहे हैं भैया, ये जो असली में जो है यहां पर उसका होल सोल जिसको मिलना चाहिए पोस्ट उसको नहीं मिल रही है। तो अगर इन सब चीजों से आप लोग बचना चाहते हैं तो कुछ आप लोगों को इसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। आइए बात करते हैं यहां पर ह्यूमन राइट के बारे में। अगर हमारी कंट्री में ह्यूमन राइट की आप लोग बात करते हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पिक्चर में आता है। गठन किया गया था इसका 12 अक्टूबर 1993 में, और हमारी कंट्री में पूरा सिस्टम ये देखता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन है यहाँ पर जस्टिस ये है HL दत्तू, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है एज ए चेयरमैन। अब बात करते हैं इसके बारे में आखिर न्यूज में क्यों है। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारी इकोनॉमी को ब्राइट स्पॉट माना जाता है वर्ल्ड की इकोनॉमी में, समझ में आता है। हमारी कंट्री को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, तो ये भी समझ में आता है। इकोनॉमी और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी चर्चाएं होती है वर्ल्ड में, समझ में आता है। पर लेकिन जब बात आती है ह्यूमन राइट के बारे में तो यहां पर तो सब जगह पॉजिटिव चर्चाएं हो रही हैं, पर यहां पर हमारी चर्चा जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये सही बात नहीं है, इसको हम लोगों को सुधारना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग बात करें अपने जो डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर हमारी कंट्री का, उसने बोला कि आज की डेट में ह्यूमन जो राइट है उनको पोलिटिसाइज किया जा रहा है और फॉरेन पॉलिसी के टूल की तरीके से उनको यूज किया जा रहा है। यानी कि अगर आप लोग देखिए अलग अलग एरिया में अगर बाहर से कोई इमिग्रेंट आ रहा है उसको लेकर, जैसे रोहिंग्या वाला इश्यू आप लोग देखते हैं, और भी कई सारी तमाम बातें बोल बोलकर यहां पर ऐसी हरकतें की जा रही हैं। पर लेकिन हम लोग जाकर यूएन में ये स्टेटमेंट तो दे रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ कर किया जा रहा है, पर लेकिन हम अपनी कंट्री में कितना काम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में आप लोग आकर देखिए कि हमारी कंट्री में सिचुएशन क्या है ह्यूमन राइट्स की। तो आप लोग ऐसी बातें कहीं बाहर जाकर नहीं बोलेंगे। तो क्या क्या बातें हैं, अटेंशन देने की बात यहां पर की जा रही है कि कैसे आप लोग उसको देख सकते हैं। सबसे पहली बात एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी कि जो मॉब लिंचिंग है हमारी कंट्री में, जुडिशरी की जरूरत ही नहीं है, भीड़ इकट्ठा होती है लोगों को मार देती है। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, अलग अलग एरिया में बहुत दिनों से देखने को मिल रहा है। कश्मीर वाला इशू इतने दिनों से चलता हुआ रहा है, दुनिया भर के लोग यहां पर मारे जा रहे हैं, अब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। आसाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी निकलकर यह आ रही है कि जो बच गए थे 40 लाख लोग, अभी 32 लाख लोगों ने फिर से अपना फॉर्म फिल किया है। जो बाकी के 8 लाख लोग बच गए, अब उनका क्या होगा? अब 32 लाख में से कितने यहां पर क्लियर इसको कर पाएंगे, उनका क्या होगा? तो यह भी सोचने वाली बात होगी। इस पर कौन बातें करेगा?
अगर बात करें यहां पर ऑनलाइन हेट स्पीच की, तो वो आप लोग देखते हैं जरा सी देर में कोई अपनी आजादी से बातें नहीं रख सकता है, उसको 5 आदमी सुनाने वाले आ जाते हैं। गोरी लंकेश जर्नलिस्ट की हत्या हो गई एक तरीके से खुलेआम, कोई देखने वाला ही नहीं है। जेल में आज के दिन में जो लोगों की जो कंडीशन है, वो बार बार उसके ऊपर आवाज उठाई जाती है कि वहां पर जानवरों की तरह आप लोगों ने लोगों को रखा है, उनको वहां से हटाइए। रोहिंग्या वाले इशू की आप लोग देख लें, जो म्यांमार से हमारी कंट्री में जो रोहिंग्या कम्युनिटी आ रही है, या फिर बांग्लादेश में लगभग 6 लाख के करीब है, उसको आप लोग देख लीजिए क्या कंडीशन है, हमारी कंट्री में भी क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ऊपर से हम लोग ऊपर से इनको डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं वापसी, तो ये सही बात नहीं है। तो ये सारी बातें अगर आप लोग देखेंगे, हमारी खुद की ही कंट्री में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि हम लोग दूसरों को जाकर सलाह दे सकें कि चल क्या रहा है। तो इन्वायरमेंट जो हमारी कंट्री में आज के में, पहले उस पर फोकस देकर चलना चाहिए। जो डिटोरेटिंग कंडीशन हम लोगों ने अपनी कंट्री से बना रखी है, पहले उसका सॉल्यूशन निकालिए, तब आप लोग आगे चल के बढ़िए और तब दूसरों के बारे में सोचिए। तो ये सोचने वाली बात है। अगर बात करें इंडिया के रिकॉर्ड की, तो वो हम लोग और बेटर कर सकते हैं, हम लोग को उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप लोग बात करें, 2 तरीके से आप लोग चीजों को यहां पर देख सकते हैं। तो क्या बातें बोली जा रही है यहां पर, ये बोला जा रहा है कि देखिए पहले तो आप लोग इंडिविजुअल के ऊपर फोकस देकर चलिए, इंडिविजुअल के ऊपर जो यहां पर पकड़ के मारा जा रहा है, जो कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, उनके ऊपर फोकस देकर चलिए। दूसरा बात यहां पर यह बोली जा रही है कि देखिए अगर आप लोग चाहते हैं अपनी प्रेस्टीज को बचाना, तो आप लोगों को ये सारी बातें कंसिडर करके चलनी पड़ेगी जो भी अब तक बोली गई हैं। यानी कि परसेप्शन लोगों को यहां पर चेंज करना पड़ेगा, इस चीज को लेकर आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है और इंडिविजुअल के राइट पर फोकस देना पड़ेगा, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और इसको कभी भी नॉन नेगोशिएबल आप लोगों को, मतलब इस तरीके से नहीं है कि इसको आप लोग बस नेगोशिएट करके चलेगी, हाँ कोई नहीं, ह्यूमन राइट का ही तो हनन हो रहा है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो बड़ी बात है, ये साइड में आप लोगों को रखनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर फोकस देकर आप लोगों को जरूर चलना पड़ेगा। तो ये बात यहां पर बोली गई है। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये हो गया यहां पर अफगानिस्तान, हमारा पड़ोसी देश है। अगर आप लोग देखें, ये हमारे वाला एरिया इसको टच करता है, जो ये वाला एरिया है हमारा पाक ऑक्युपाइड एरिया, अगर आप लोग देखेंगे तो ये इसको टच करता हुआ नजर आता है। बाकी जो टच करता है पाकिस्तान, ईरान, ऊपर आप लोग देखते हैं यहाँ पर तजाकिस्तान, इधर आप लोग उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये यहाँ पर किर्गिस्तान हो गया, इधर ये यहाँ पर कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये सारे स्थान आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ पर ये हो गया कजाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये किर्गिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है। तो ये सारे तान है आप लोगों के सामने। तो ये यहाँ पर पास में देखने को मिलेंगे, ये चाइना हो गया जो पिक्चर में आप लोगों को देखने को मिलता है, रसिया भी हो गया और एक साइड में आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये सब यहाँ पर एक तरीके से पिक्चर में देखने को मिलता है। मेनली कौन है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और ये इंडिया और रसिया और यूएसए। तो ये सोचने वाली यहां पर बात होती है। आखिर कंडीशन क्या है, देखिए यूएसए ने यहां पर लगभग 2000 के एयरफेयर में एंट्री की। एंट्री करने के टाइम पर उसने ये बोला कि जो तालिबानी लोग हैं यहां पर, जो कि यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको यहां पर खत्म कर देंगे। पर लेकिन 2000 से लेकर अगर 2018 तक की आप लोग बात करें, 2 डिकेड लगभग हो गए। तो 2 डिकेड में जो इस तरीके से यहां पर कंडीशन है, वो आज भी ऐसी की ऐसी है कि 50% से ज्यादा जो एरिया है अफगानिस्तान का, वो तालिबान के कंट्रोल में है। आज की डेट में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ये मान चुकी है कि तालिबान को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा अगर अफगानिस्तान में आप लोग शांति बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये वे ऑलरेडी मान चुके हैं। आखिर ऐसी कंडीशन क्यों है, क्योंकि पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जब तक सप्लाई यहां पर आती रहेगी तब तक यहां पर ये कंडीशन नहीं सुधरेगी, ये बात बिल्कुल तय है। तो अब यूएसए की समझ में ये आ गया है कि पाकिस्तान को साथ में लेकर चले बिना अफगानिस्तान में शांति नहीं आएगी। तो ये बात पहले भी समझ में आ रही थी, अब कोई नई बात नहीं है। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन थोड़ी सी यहां पर डिफरेंट है। लास्ट ईयर हैप्पी न्यू ईयर बोला गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान को। हैप्पी न्यू ईयर में क्या बोला, हैप्पी न्यू ईयर में यह बोला कि अब तक हम आपको लगभग 33 बिलियन रुपए दे चुके हैं अब तक का, और उसमें से जो अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए। पर लेकिन अब मुझे यह लग रहा है कि वो सब बर्बाद था। कहने का मतलब ये एक लताड़ा गया न्यू ईयर वाले दिन ही, और ये बोला गया कि आप लोगों ने अफगानिस्तान में अब तक कुछ भी नहीं किया है। ये एक साइड यहां पर बोली गई। दूसरी बात, चाहते तो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान साथ में काम करे, उनके लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। इंडिया को ये बोला गया कि आप लोग जितना वहां पर खर्च कर रहे हैं, लाइब्रेरी पता नहीं क्या क्या कमेंट आप लोग वहां पर कर रहे हैं, हम लोग ये बना रहे हैं। जैसे आप लोग बोल रहे हैं, मोदी जी बार बार चिल्ला रहे हैं कि लाइब्रेरी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, इतना तो हम वहां पर 5 घंटे में खर्च कर देते हैं जितना आप लोग चिल्ला रहे हैं। यानी कि खुलेआम बेइज्जती की गई कि आप लोग यहां पर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जो ये हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन उनका दिखा रहा है, दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है अफगानिस्तान पॉलिसी को लेकर, क्योंकि ये सॉल्यूशन करना चाह रहे थे उसका कि हम तालिबान को उखाड़ फेंकेंगे, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। तो कुछ नहीं किया, बाबा जी का ठुल्लू है आज के डेट में इनके हाथ में। तो इसीलिए ये इनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन यहां पर निकल के आ रहा है इन चीजों को लेकर। अगर देखें टोटल मिलाकर अब तक का लगभग 45 बिलियन ये लगभग ये बोला जा रहा है अफगानिस्तान में खर्च कर चुके हैं। इसमें से 5 बिलियन अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, इसके अलावा 780 मिलियन के करीब बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक असिस्टेंस इनके द्वारा दिया गया, और भी बहुत काम किया जा रहा है। अभी 2010 तक इनके यहां 1 लाख जो ट्रूप्स थे वो यहां
यहाँ पर अफगानिस्तान में थे, इसको घटाकर इन्होंने 15,000 कर दिया। तो 15,000 में से अब फिर घटाने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये घुमा फिरा के अपना पीछा छुड़ाकर अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात यहां पर एक तरीके से आप लोग ओवरव्यू में देखने को मिलती है। तो आखिर ऐसी कंडीशन यहां पर क्यों की जा रही है? क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप है बिजनेसमैन आदमी, तो उनकी समझ में ये आता है कि जहां पर भी खर्चा हो रहा है कैसे उसको कम किया जाए। वो ये नहीं देखते हैं कि इससे अपनी इमेज कैसी रहेगी, क्योंकि इमेज की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग से आप लोग देखते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए, मेक्सिको के साथ में बॉर्डर बनाने की बात कर रहे हैं, और भी अलग अलग कंडीशन पता नहीं क्या क्या कर डाली इन्होंने। ये अपनी इमेज के इतने ही कॉन्शियस होते तो ऐसी हरकतें ये कभी नहीं करते, जो कि आज के डेट में इनके द्वारा ये हरकतें की जा रही हैं। अब इंडिया के बारे में क्या बोला जा रहा है? इंडिया के बारे में देखिए यहां पर ये बोला जा रहा है, अभी फिलहाल रिसेंटली ये 1-2 दिन के अंदर ही यूएसए की ये स्टेटमेंट निकल के आई है कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट चाहते हैं, कि पाकिस्तान यहां पर इनको सपोर्ट करे किसमें, अफगानिस्तान में शांति बनाकर रखने में। पाकिस्तान से जाकर बात कर ली, इंडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इंडिया से बात कर ली, पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जब इंडिया और पाकिस्तान अगर आप लोग दोनों से काम साथ में कराना चाहते हैं तो दोनों को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ेगा आप लोगों को, यह कंडीशन तय है। और बिना इंडिया और पाकिस्तान के आप यहां पर ज्यादा अच्छे लेवल पर शांति नहीं बना सकते, वो भी तय है। और अब आप लोग ये बोले कि इंडिया पाकिस्तान तो लड़ रहे हैं, वो आपस में काम नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। आप लोग बोल सकते, इन्होंने मान लीजिए उदाहरण दिया कि साग में दोनों काम नहीं करते हैं, एक दूसरे लड़ रहे हैं और यहां पर काम ही नहीं हो रहा है। पर लेकिन दूसरी साइड में आप लोग जाकर देखते हैं तापी पाइपलाइन में हम लोग दोनों काम करने मिलकर, जिसको बोला जाता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तापी TAPI ये एक गैस की पाइपलाइन है जो कि यहां पर हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम दोनों ने एक साथ एंट्री की और हम लोग मिलकर वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये बोलना गलत होगा कि हम लोग मिलकर काम नहीं कर सकते, तो ये यहां पर कंडीशन आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोनों को कॉन्फिडेंस में लेकर चलिए, अगर आप लोग रियली में यहां पर सोल्यूशन निकालकर लाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी चलकर जहां पर सुटेबल लगे वो काम आप लोगों ने कर लिया। हालांकि यूएसए दोनों को लेकर तो चल रहा है, पर लेकिन अलग अलग लेकर चल रहा है, दोनों को एक साथ लेकर चले। और इंडिया के बारे में क्या बोला जा रहा है? अब तक की हमारी ये पॉलिसी हुआ करती थी कि हम लोगों को तालिबान से बात नहीं करनी है। फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री के 2 ऑफिशियल जो यहां पर तालिबान के साथ मीटिंग हुई वहां पर प्रेजेंट थे, और सबसे बड़ी बात यहां पर ये निकल के आई, वो ऑफिशियल यहां पर अनऑफिशियली प्रेजेंट थे। यानी कि हम लोग वहां पर इस तरीके से नहीं गए कि हम बाकायदा हमको बुलाया गया है और हम लोग वहां पर जा रहे हैं, शादी में इन्विटेशन कार्ड आया है, ऐसा नहीं था। अनऑफिशियली अटेंड की गई थी, तो इनडायरेक्ट वे में तालिबान के साथ हम लोगों ने बात की। तो कहने का मतलब ये, अब हम भी उस पैटर्न पे आ रहे हैं। यूएसए जो कभी बात ही नहीं करता था वो भी बात करे, अब सब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ तालिबान यहां पर काम करेगा ही करेगा, तालिबान यहां पर इंटरनल है और यहां पर उसको कोई हटा नहीं सकता। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि अफगानिस्तान की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए कि वहां पर इलेक्शन हो और जो भी चुन के आएगा वो गवर्नमेंट चलाए। अगर यहां पर उसको प्रॉपर डेमोक्रेसी यहां पर रहने दीजिए। अगर गवर्नमेंट वो ढंग से नहीं चला पा रहे हैं तो जनता अपने आप वहां पर देखेगी। ये काम आप लोग वहां पर कर सकते हैं। जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होनी चाहिए जनता के लिए, और जनता के द्वारा ही वहां पर रूल किया जाना चाहिए। बाहर के लोगों को आकर वहां पर महाभारत चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये साफ साफ शब्दों में यहां पर ये समझ में आता है कि इस तरीके से आप लोग वहां पर लेकर चल सकते हैं। अगर बाहर के लोग इतना ही सुधार पाते तो पहले रसिया यहां पर मुखी खाकर जा चुके हैं, फिर अब यहां पर ये कूद रहे हैं कितने दिनों से, तो क्या मतलब हो गया यहां पर? तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो शांति तभी आएगी यहां पर जब यहां पर जो इनकी इंटरनल जो कलह है वो मिटेगी और आपस में मिलकर काम करेंगे। तो ये आप लोगों को यहां पर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं गंगा में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये आती है, अगर 5 राज्य की आप लोग बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये राज्य जो मेनली आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर ये सुधर जाएंगे तो चीजें सुधर जाएंगी। अगर मान लीजिए आप लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से कौन कौन से ग्रेड में रखा गया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो ग्रेड यहाँ पर नॉर्मली जो देने की बात की जाती है वो पॉपुलेशन के बेस पर देने की बात की जाती है कि कितनी पॉपुलेशन के बेस पर क्या क्या ग्रेड दे रहे हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ग्रेड ए की बात करते हैं तो लेस देन 1 लाख। अगर ग्रेड इसके आगे चलते हैं यहाँ पर तो कितने कितने लोग यहाँ पर निकल कर आते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें ग्रेड ए के तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, जिस बेस पे यहाँ पर काम किया जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। पर लेकिन दिखना यहाँ पर फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फंड जो यहाँ पर एलोकेट किया गया ये ब्लू लाइन है, यानी कि इतना फंड आप लोगों ने एलोकेट कर दिया, पर लेकिन यूज कितना हो रहा है ये है नीचे वाली रेड लाइन। यानी कि आप लोग प्रॉपर में काम ही नहीं कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं वहां पर वो कैसे काम चल रहा है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अप टू द मार्क यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है जैसे यहाँ पर होना चाहिए था। यानी कि इतने दिनों से इतना फंड एलोकेट किया जा रहा है, जनता देखा जा रहा है, गांव वगैरह देखे जा रहे हैं, कहां पर कितने गांव क्या क्या है, सिटीज चेक की जा रही है, इंडस्ट्रीज चेक की जा रही है जो गंगा के किनारे हैं। पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है वो आज की डेट में भी ऐसा कैसे है जैसे पहला था। हालांकि अब फिर से यहाँ पर 97 टाउन्स जो यहाँ पर इसके अलावा गंगा के आसपास में जो एरिया है उसको कवर करने की बात की जा रही है। तो देखने वाली बात होगी क्या इससे कोई यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट निकल के आता है, तो वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है, आगे आने वाले टाइम में जानने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
अभी रफेल कितने दिनों से न्यूज में है। देखिए स्टार्टिंग में रफेल जो खरीदने की बात की गई थी वो 126 खरीदने की बात की गई थी। 2007 में जब बात थी तो वहां पर जो यूरो की बात करें ये 79 मिलियन यूरो की बात की जा रही थी। 2011 में इनका प्राइस बढ़कर ये 100 मिलियन यूरो के करीब हो गया। अब बढ़ के 2016 में जब यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट आई तो ये और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया। आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आप लोगों के सामने ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ये कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। आज की डेट में 1.3 बिलियन यूरो के करीब यहाँ पर ये हो चुका है। तो कंडीशन क्या निकल कर आती है? कंडीशन ये निकल कर आती है कि उस टाइम पर आप लोग 126 खरीद रहे थे, आज की डेट में आप लोग ओनली 36 खरीद रहे हैं। तो क्या इतना यहाँ पर प्राइस बढ़ गया? तो यहाँ पर लगभग 41% ईच जो एयर जेट है यहाँ पर, जो यहाँ पर खरीदने की बात की जा रही थी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। पहले तो खरीद रहे हैं 126 और अब खरीद रहे हैं ओनली 36, यानी कि जो 126 का प्राइस है वो कम है और जो 36 का प्राइस है वो उससे भी ज्यादा हो रहा है। यानी कि आखिर ऐसा क्या अपग्रेड कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर इनके अंदर कि इतना प्राइस बढ़ गया? तो उसके ऊपर बहुत लंबी यहाँ पर कंट्रोवर्सी चली आ रही है। रफेल डील आप लोगों ने सुना होगा, इतने दिनों से कंट्रोवर्सी में है, तो फिर से इसको यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है और ये डेटा आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ठीक है। आखिर क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया? जो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने डिजाइन में डेवलपमेंट किया है, वो कॉस्ट में किया है, तो ये सारी कॉस्ट यहाँ पर सामने निकलकर अभी आ रही है। आगे बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर, उनके द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। काफी अच्छी योजना यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड ये यहाँ पर देखने को मिली, जो 1 फरवरी से यहाँ पर और ज्यादा ऑल पेशेंट जो है यहाँ पर सबको इसमें कवर करने की बात की जा रही है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और 15 अगस्त को लास्ट ईयर ये लॉन्च की गई थी। 2.25 करोड़ और ज्यादा यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है और काफी अच्छा ये रेस्पॉन्स यहाँ पर दे रही है। बात करें जल्लीकट्टू की, तो यहाँ पर एक सांड जो होता है या फिर आप लोग बोलिए यहाँ पर ये जो बैल वगैरह उसको भगाया जाता है और उसकी जो टेम होती है, जो ऊपर ये ठेठ जो होती है, उठा हुआ ये पोर्शन होता है, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, बैल को इसको पकड़ के और सींग को पकड़ के। बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, लगभग कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, कई सारे इंजर हो चुके हैं। तो तमिलनाडु वाले एरिया में पोंगल फेस्टिवल पर ये इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि पहले भी मना किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक ने 500 प्लस पेजेस और अकाउंट यहां पर रशिया के हटा दिए गए हैं। बोला गया कि जो एक्टिविटी चल रही है वो यहां पर इन ऑथेंटिकेटेड बिहेवियर यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि सही डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए यहां पर इनको हटा दिया गया है। बाकी यहां पर बात की जा रही है महाराष्ट्र में जो बार होते हैं वहां पर डांस करने वाली होती है बार में, तो उसको यहां पर मना कर दिया गया था कि कोई भी बार में डांस नहीं होगा। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी ये पहले से चला हुआ है, 2005 में अलग बात, 6 में 7 में अलग, तो अभी जो है यहां पर 2019 में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने रीओपन कर दिया डांस बार, यानी कि आप लोग डांस में वो बार में डांस कर सकते हैं। क्योंकि जो यहां पर बात आ रही थी, जो डांस करने वाली थी बार में, उनके लिए कोई काम ही नहीं था। इतनी जो लड़कियां, औरतें, महिलाएं वहां पर काम कर रही थी वो सारी बेरोजगार हो चुकी थी, कोई उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही थी और इस तरीके से उनकी जो एक लाइफ हो गई थी वो बिल्कुल एक बदतर लाइफ होती हुई जा रही थी। तो उसको यहां पर देखते हुए ध्यान दिया गया यहां पर और फिर से यहां पर इसको ओपन कर दिया गया है। बोला ये जा रहा था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, महिलाओं को इंडिपेंडेंसी नहीं दे रखे, तो इसीलिए यहां पर इसको फिर से ओपन कर दिया गया है। आगे जो बात चल रही है इंडिया और ईरान के बीच में बात चल रही है। ईरान से अगर ईरान हमसे कुछ इंपोर्ट करना चाहता है, हम ईरान से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब रुपी में एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल जो ये इंडस्ट्री है, खासकर दवाइयाँ वगैरह, ये भी यहाँ पर आज के डेट में हम लोग बदले में एक दूसरे ऑयल वगैरह खरीद सकते हैं और इसके अलावा हम लोग वो हम उनको गोलियां अपनी बेच से जाकर और वो हमको ऑयल दे दें, तो इस तरीके से भी हम लोग एक दूसरे के साथ में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है जनवरी की, वो जर्मनी की BASF SE, तो ये कंपनी है हमारी कंट्री की जो कंपनी है अदानी, उसके साथ में मिलकर यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है लगभग 2 बिलियन में। ओके, तो देखने को मिलेगा यहाँ पर ये 16,000 करोड़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है, तो देखते हैं कैसे इसको कर पाते हैं। आगे बात करें यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर जो जर्मनी की एक कंपनी है वोल्क्सवैगन, इसके ऊपर यहाँ पर फाइन लगाया और बोला है 100 करोड़ रुपए आप लोग यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जमा करने, क्योंकि जो इनकी सिस्टम थे, जो गाड़ियां वगैरह यहाँ पर थी, वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही थी। बाकी अगर देखिए गुजरात वाइब्रेंट समिट, तो 9th ग्लोबल समिट आप लोगों को देखने को मिलेगी 18 से 20 जनवरी तक, तो ये आप लोगों को गुजरात में देखने को मिलती है। इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाने के लिए शेपिंग द न्यू इंडिया यहाँ पर फोकस एरिया रहता है। आगे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन था आप लोगों का, ये था कोंगो। ये वाला कोंगो मैंने आप लोगों से पूछा था और कल का जो है वो है ये वाला कोंगो, ठीक है, जो कल आप लोगों को बताना है। तो ये वाला कोंगो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं आप लोग। कोंगो नॉर्मली ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर इसकी कैपिटल की, तो ये आप लोग देखते हैं कैपिटल जो होगी इसकी, ये होगी ब्राज़विला, ठीक है। तो बाकी अगर बात करें, ये यहाँ पर अलग अलग करेंसी यहाँ पर यूज की जाती है, CF फ्रैंक, इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, तो ये आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। अगर हमारी कंट्री के कंपेयर में आप लोग इसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा इधर आएंगे, उसको जैसे जूम करेंगे तो आप लोग यहाँ पर इसको देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये पर्टिकुलर कंट्री होगी आप लोगों के सामने, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आज का टेस्ट है आप लोगों के सामने। प्रथम एनजीओ के फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें अभी यहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट अगर यहां पर जो आज के डेट में देखने को मिलते हैं, कब इनोग्रेट किया गया था आजादी के बाद में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पर कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट यहां पर काम करता है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को यह बताना है। जल्लीकट्टू अभी आप लोगों को देखने को मिला, तो ये कौन से फेस्टिवल के उपलक्ष्य में यहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया, तमिलनाडु में मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को यहां पर बताना है ये कौन से राज्य की ये स्वास्थ्य स्कीम है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, सब पेशेंट्स के लिए अलाउ जो की जा रही है। यहाँ पर फेसबुक के द्वारा 500 से ज्यादा पेज और ग्रुप जो है यहाँ पर कौन सी कंट्री के हटाए गए हैं, अभी बोला गया है कि इन ऑथेंटिकेटेड जो बिहेवियर इनका चल रहा है उसकी वजह से इसको हटाया गया है। जो अभी हमारी कंट्री की जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है, कौन सी कंट्री के साथ में एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, रुपीज के साथ भी, ये गल्फ नेशन की कंट्री है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा, जो राइटिंग वाला क्वेश्चन है इसका भी और इनका भी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं पाए तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर कोई यूज करता है तो उसको भी सलाह देनी है कि मत यूज करो भैया, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।